भाई देखो, अगर कॉपी पेन लिए बिना बैठ रहे हो तो फिर नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा सेशन हार्ड होने वाला है, फिजिक्स का एग्जाम रिलेवेंट होने वाला है। सो 20 क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के जो एक्सपेक्टेड लगे, मैंने प्रीवियस टाइम के यहाँ पर पिक किए हैं बट बहुत लैंग्वेज पे कन्वर्ट कर दिए। सो आपको करना है अपना स्कोर बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा। इसका PDF टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन से डाउनलोड कर लेना। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन पे आस्क कर लेना। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि फॉर वेक्टर्स ए एंड बी मेकिंग एन एंगल थीटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। मीन्स यहाँ पे कौन सा संबंध सही बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सदिश ए और बी के लिए कोण बनाते हुए थीटा जो निम्न में से एक संबंध सही है। सो कौन सा यहाँ पे जो आपका रिलेशन है वो सही है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस का बी क्रॉस ए। क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी इक्वल टू आपने पढ़ा होगा ए बी साइन थीटा एन, और जहाँ पे एन एक यूनिट वेक्टर होता है। सो जो ये इंडिकेट ही करता है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ये अपोजिट हो जाता है। सो जस्ट राइट आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका भी राइट हुआ होगा मेरे साथ में। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वन एटॉमिक मास। अब देखो यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे भी ग्राम लिख दिया और यहाँ पे भी ग्राम लिख दिया। एक जगह पे ग्राम होना था, एक जगह पे किलोग्राम। यहाँ पे ऊपर वाले पे किलोग्राम होगा और यहाँ पे ग्राम, ठीक है, कर लेना। अभी मैंने जस्ट क्वेश्चन देखा उसमें, तो एक परमाणु द्रव्यमान इकाई निम्न में से किसके समतुल्य होती है। तो देखो 1 AMU इक्वल टू 931 MeV बहुत बार आपके एग्जाम पे पूछा है, बट आप इसे मत क्लिक कर देना क्योंकि 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है, kg ये भी राइट है और इधर ग्राम में ये भी राइट है। मतलब कि यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑल ऑफ द एबव होगा, मीन्स उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। बल युग्म का बीमा बताओ, बल युग्म आघूर्ण का बीमा बताओ। देखो मैं बिना ऑप्शन दिखाए हुए आपको फार्मूला बताता हूँ। होता है क्या, टाउ बराबर एफ इंटू डी, टाउ बराबर एफ इंटू डी। फोर्स का आता है और डिस्टेंस का तो आपको आता ही होगा, तो MLT-2 होता है और वो L हो जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ML2T-2। ओके, कोई दिक्कत। फार्मूला टाउ बराबर एफ इंटू टी। अब फोर्स का नहीं आता तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब मास इंटू एक्सेलरेशन, मास को तो यह हो गया, एक्सेलरेशन का नहीं होता तो एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम v अपॉन टी। अब जाके v का कितना होगा, L अपॉन टी, मतलब LT-1। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, when a train stops suddenly, passenger in the turning train feel an instant jerk in the forward direction because। मतलब जब एक ट्रेन अचानक रुक जाती है तो चलती ट्रेन में यात्रियों को आगे की दिशा में तत्काल झटका लगता है। ऐसा क्यों, तो सीट के पीछे अचानक यात्रियों को आगे बढ़ाया जाता है, ऐसा कि नहीं होता। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। शरीर का ऊपरी हिस्सा गति की स्थिति में बना रहता है जबकि शरीर का निचला हिस्सा सीट की स्थिरता में संपर्क रहता है। मतलब कि आगे की ओर जाते हैं तो अपना देखो, आपने फील भी किया होगा, बस वगैरह पे जाते हो, एग्जाम देने जाते हो, देखा होगा भाई अचानक से जब एग्जाम सेंटर से छूटोगे तो बिल्कुल ऐसे गाड़ी की ओर भागोगे जैसे कि बिल्कुल बस पहले अपने को ही पकड़ना है। जैसे पकड़ोगे बैठ जाओगे, देन अचानक से जब बस स्टार्ट होगा तो होगा क्या कि थोड़ा सा आगे की ओर आओगे, ठीक है ना। लाइक यहाँ पे थे आप, तो जैसे ही बस झटका देगी तो आपका जो मोशन वाला बॉडी वाला पार्ट है वो वहीं पे रहेगा, बट आपका जो ऊपरी हिस्सा है वो आगे की ओर बढ़ेगा। सो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया 2 बॉडीज अप, मतलब कि चलो हिंदी पे बढ़ते हैं। 1.1 किलोग्राम और 0.4 किलोग्राम द्रव्यमान के दो शरीर क्रमशः वेग इतने मीटर पर सेकंड और इतने मीटर पर सेकंड के एक साथ दूसरे की ओर बढ़ते हैं। टक्कर के बाद वो आपस में चिपक गए। 10 सेकेंड में संयुक्त द्रव्यमान दूरी तय करेगा। सिंपल सा है, डिफिकल्ट नहीं है, बट फार्मूला तो पता होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड मास निकाल लेते हैं पहले, तभी तो हम जाकर डिस्टेंस निकालना, जो टोटल मास का वही निकाल पाएंगे। तो पहले वेलोसिटी ऑफ टोटल मीन्स इसका निकाल लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड मास का। उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ चल के। तो वो फार्मूला होता है v इक्वल टू m1v1 माइनस m2v2 अपान m1 प्लस m2 भाई साहब ऊपर सारे के सारे वैल्यूज दिए हुए हैं, m1v1 m2v2। देखो इधर आ जाओ ऊपर, देखो m1 m2 v1 v2 सारे के सारे वैल्यूज दिए हुए हैं। नीचे m1 प्लस m2, चलो वैल्यूज रख देते हैं। तो 0.1 इंटू 1 माइनस 0.4 इंटू 0.1 अपन m1 प्लस m2 मतलब कि 0.5 हो जाएगा। 0.4 प्लस 0.1 ऐड करेंगे 0.4। अब इसे जब सॉल्व करोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ, सॉल्व करने से जो आएगा आपका आएगा वो 0.12 मीटर पर सेकंड, 0.12 मीटर पर सेकंड। अब क्या तो भाई इतना आंसर हो गया, नहीं इतना आंसर अभी नहीं हुआ, अभी तो डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस जो ट्रेवल किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि 10 सेकेंड में संयुक्त द्रव्यमान दूरी तय करेगा, तो 10 सेकेंड का बताना है। तो कुछ नहीं, जो दूरी तय करेगा v इंटू टी हो जाएगा।
तो v कितना निकला है, v निकला है आपका 0.12 इंटू टी कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो ये इस पॉइंट से नीचे 100 आ जाएगा, मतलब कि 1.2 मीटर आएगा। कितना आएगा 1.2 मीटर। एग्जैक्ट राइट आंसर आपका 1.2 मीटर मीन्स ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, आपका ऑप्शन नंबर होगा डी नंबर। देखो 1.2 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। इन इलिस्टिक कोलिजन, एक अप्रत्यास्थ संघट्ट में, देखो एक अप्रत्यास्थ संघट्ट में और प्रत्यास्थ संघट्ट में दोनों में डिफरेंस होता है। प्रत्यास्थ संघट्ट में आपका जो होता है उसमें केवल आप जैसे कि यहाँ पे देखो इन एक अप्रत्यास्थ संघट्ट में केवल देखो, पहले आप आंसर कर दो, आपको आता हो तो कर दिया, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पे अप्रत्यास्थ संघट्ट का पूछा, तो देखो अप्रत्यास्थ संघट्ट में होता है जो ओनली मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ठीक है, अप्रत्यास्थ संघट्ट में। जबकि प्रत्यास्थ संघट्ट में आपका काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ आर कंजर्व्ड, मतलब कि दोनों के दोनों कंजर्व हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल संवेग संरक्षण का होता है। सो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से एक न्यूमेरिकल है, कोई डिफिकल्ट ना है, बट आपको आना चाहिए तो आप कर पाओगे। अ मैन standing on an international space station which is orbiting Earth at altitude 520 km with a constant speed 7.6 km per second. If the man's weight is 50 kg, his acceleration is, ठीक है, चलो तो उसका त्वरण पूछा है, तो सिंपल सा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल देंगे एंड एल्टीट्यूड, ठीक है। सो क्या हो जाएगा जी एच इक्वल टू जो फार्मूला, देखो वैल्यूज आप फटाफट लिख लेना। जी एच इक्वल जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, जी एच इक्वल टू फार्मूला होता है जी आर ई स्क्वायर अपन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे आर ई पता है आपको क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है। आर ई क्या है भाई, रेडियस ऑफ द अर्थ। बस वैल्यूज पुट कर देना, जी का मान दिया हुआ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और देखो इसका मान हो जाएगा 6400 गुणा 10⁻³ का होल स्क्वायर। भाई आप इसे कॉपी पे सॉल्व करो तो आप इजीली कर पाओगे। आगे आ जा, नीचे कितना था, नीचे था आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, तो देखो नीचे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर मतलब कि 6400 गुणा 10⁻³ इंटू प्लस एच का होल स्क्वायर, तो एच था 520 गुणा 10⁻³ का होल स्क्वायर। बस इससे आपको अपनी कॉपी पे सॉल्व कर लेना है। आपका जो एग्जैक्ट और राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका 8.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके 8.4 मीटर, क्योंकि एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना है, और एक्सेलेरेशन का तो होता ही v/t, एक्सेलेरेशन का v/t मतलब कि वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो आपका जो हो जाएगा इसका राइट आंसर 8.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो वैल्यूज़ मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल से आपको कुछ भी नहीं करना, फार्मूला बस लगा देना है। जी एच बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, जी आर ई का स्क्वायर अपान आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। बस इसमें वैल्यूज पुट कर देने, जी का मान 9.8 होता है, आर ई का मान से मतलब 6400 होता है, और आर ई प्लस एच का मान यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 520 किलोमीटर पे दिया हुआ है, तो मीटर पे बनाना पड़ेगा। ओके देन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8। वो क्या है, वाई द स्प्रिंग मीन्स तांबे की तुलना में स्प्रिंग स्टील से क्यों बनाई जाती है। ये सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखो, क्योंकि तांबे की तुलना में जो स्टील होती है वो अधिक इलास्टिक होती है, ठीक है, साइंस की लैंग्वेज में। इस पे मैंने बहुत कैंडिडेट्स को मतलब आपस में बहस करते देखा, भाई स्टील कैसे हो सकता है तांबे की तुलना में, बट होता है, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, तांबे की तुलना में स्प्रिंग स्टील से क्यों बनाई जाती है, बिकॉज तांबे की तुलना में स्टील अधिक लोचदार होती है, स्टील इज मोर इलास्टिक देन कॉपर। सो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 क्या है कि जब तापमान में वृद्धि की जाती है तो निम्न की सहायता, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीजेस द विस्कोसिटी ऑफ, तो विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो सिंपल सा है कि गैसों में जो विस्कोसिटी होती है वो सिंपल से इंक्रीज होगी। गैसों में जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा देन गैसों की जो विस्कोसिटी होगी वो बढ़ती है, और लिक्विड्स की डिक्रीज होती है। तो देखो ऑप्शन क्या है, गैसों में कम होती है, ये अपोजिट हो गया, गैसों में बढ़ती है, हाँ, और हाँ यही तो हो गया ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे अपना राइट हो गया कि जो गैसेस में होती है इंक्रीजेस एंड लिक्विड्स में डिक्रीजेस। तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अनुप्रस्थ तरंग निम्न में संचरण कर सकते हैं। तो वो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरंगों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो कैसी तरंगें होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, ठीक है, और ठोसों में सबसे तेज चलती हैं, आगे अनुदैर्ध्य तरंगें। और एक क्वेश्चन आता है अनुप्रस्थ तरंग निम्न में से संचरण कर सकती हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगें होते हैं जो केवल ठोस में कर सकते हैं संचरण, ठीक है, सॉलिड में कर सकते हैं। बट अगर हम बात कर लेते हैं आपका अनुदैर्ध्य, जिसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव से बोला जाता है, वो लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस तीनों में मीन्स ट्रेवल कर सकती हैं। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का तो वैसे ये होता है, बट मैंने 1-2 क्वेश्चंस और बताएं। जो अनुप्रस्थ हो गया, अनुदैर्ध्य, ये तीनों में चलती हैं, अनुदैर्ध्य तीनों में चलती हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन है, इक्वल चार्जेस आर गिवन टू स्पेयर ऑफ अ डिफरेंट रेडियस, द पोटेंशियल विल, विभिन्न त्रिज्या के 2 क्षेत्रों गोलों को समान आवेश वालों को दिए जाते हैं, विभव होगा।
सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर होगा छोटे गोले पर अधिक होगा, बिकॉज आपको फार्मूला पता होगा V प्रोपोर्शनल टू K, ये आपका कांस्टेंट होता है Q अपन R, मतलब कि V प्रोपोर्शनल टू 1 अपन R के हो जाएगा, V प्रोपोर्शनल टू 1 अपन R के। ठीक है, ये देखो इसके कांस्टेंट पे है, मतलब कि अपोजिट पे चला गया, तो छोटे गोले पर डेफिनेटली आपका अधिक होगा। पोटेंशियल ऑन अ स्मॉलर स्फीयर विल बी मोर। सो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं कि गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करके एक अमीटर में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे 20 में से 22 क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगा, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है। तो नोट डाउन नहीं अगर आए हो तो भाई इसे लिख लेना कॉपी पे, कहीं भी रट्टा मार लेना या फिर जैसे भी आप कर सकते हो कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा कि समांतर क्रम में कम प्रतिरोध लगा के लो रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल। बिकॉज आपको पता होगा कि टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर, ठीक है, कन्वर्ट मतलब गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करने के लिए लो वैल्यू का हम रेजिस्टेंस कॉल्ड जिसे हम शंट कहते हैं इज टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है ना। सो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लो रेजिस्टेंस को इन पैरेलल में जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 नंबर देखो, ये आपके लिए मैंने क्वेश्चन किए हैं, डिफिकल्ट है, मैं स्टार्टिंग आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या है, यहाँ पे एक बैलेंस, बिल्कुल बैलेंस पे व्हीटस्टोन सेतु दिया हुआ है जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है, 10 ओम है। अब आपको इसका आंसर बताना है 10 ओम, 20 ओम, 40 ओम की नन ऑफ दीज। अब डिफिकल्ट ना है, बिल्कुल सिंपल सा, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो आपका फार्मूला होगा वही तो मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपसे मैं जानना चाहता हूँ। सो क्वेश्चन 13 का आंसर आप बताना, ठीक है। नेक्स्ट, और ट्राई करना कि आप इसे सॉल्व कर पाओ। मैं बता रहा हूँ केवल एक लाइन का और ज़्यादा से ज़्यादा दो लाइन में हो जाएगा, बट करना तो आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे जाने से पहले कुछ बताता हूँ। एग्ज़ाम आ गया क्लोज, आपका काउंटिंग के 30 डेज बचे हुए हैं। अगर आप में से अभी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। आप सभी समझदार हो, मतलब मैं कहता हूँ ऑनलाइन टेस्ट लगाओ और ख़ुद को जान पाओ कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। मेरे अकॉर्डिंग दिस इज़ द बेस्ट चांस फॉर यू, बिकॉज अगर अभी नहीं हुआ तो फिर पता नहीं कब वैकेंसी आएगा, कब कैसा। यहाँ पे परीक्षा पे लाख 2-2 लाख कैंडिडेट टेस्ट लगा रहे हैं ऑनलाइन, जिसमें आप अपना भी आके ऑनलाइन लगा के टेस्ट ये जान पाओगे कि आपकी रैंक कितनी आ रही है और आप कितने दूसरों से बेटर हो। अभी मैं कहता हूँ कुछ नया आप मत पढ़ो, जितना पढ़ना था पढ़ चुके हो, बस अभी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको क्वेश्चंस लर्न होंगे, डेफिनेटली आपको एग्जाम पे इससे हेल्प मिलेगा। और इसका प्राइस क्या है, कैसे खरीदोगे, परीक्षा नाम की लिंक का मतलब परीक्षा नाम की ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाई करते समय कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, ऑनलाइन D50 डाल देना, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और यही टेस्ट सीरीज़ का प्राइस आपका 140 रुपये हो जाएगा जब आप ये कूपन कोड डाल दोगे ऑनलाइन D50। ठीक है, कितने टेस्ट मिलेंगे, 40 टेस्ट मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम तक वैलिड होंगे। एग्जाम के बाद वो नए टेस्ट ऐड करते हैं, मतलब कि नया कंटेंट हमेशा मिलता है इस बेसिस पे। सो ज़रूर बाई करो और प्रैक्टिस करो। कोई दिक्कत है तो बताना मुझे। अगला क्वेश्चन है 14। फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर थ्रू विच अ करंट आई फ्लोज इज। त्रिज्या आर की वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर जिसके माध्यम से धारा I1 बहती है, क्या है वो। आर के सीधे अनुपातिक, I1 के विपरीत अनुपातिक, I1 सीधे I1 के लिए अनुपातिक, या I2 सीधे I2 के अनुपातिक। क्या होगा क्वेश्चन 14 का राइट आंसर। सो क्वेश्चन 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 कैसे, अब आपको पता होगा एक फार्मूला, फील्ड एट सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल के लिए जो रेडियस होता है R होता है, जिसके लिए फार्मूला होता है B इक्वल टू μ0I/2R। B इक्वल टू μ0 2R। ठीक है, ये होता है। तो इससे आप सिंपल से निकाल पाओगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सीधा I1 के होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे देखो क्या है, अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक सामग्रियों की चुंबक की संवेदनशीलता होती है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉजिटिव बट स्मॉल, सकारात्मक लेकिन छोटा। पॉजिटिव बट स्मॉल, सकारात्मक बट छोटा। आगे, पॉजिटिव रेज कंजिस्ट ऑफ, सकारात्मक किरणें में होते हैं, सकारात्मक किरणों में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव्स होते हैं। तो देखो 16 पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सकारात्मक आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं। बेसिकली आपको पता होगा कि पॉजिटिव रेज कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव आयंस। सो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ये प्रीवियस टाइम क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका देखो कॉन्सेप्ट बहुत मतलब बड़ा हो जाता है, बट मैं
मैं यहाँ पे कहूँगा इसका कॉन्सेप्ट नहीं भी करते हो कोई दिक्कत ना, इसे लर्न टाइप में कर लेना। जैसे कि बोहर त्रिज्या के बीच का अनुपात होता है तो क्या होता है, तो 1:4:9, 1:4:9। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और कोई दिक्कत, आई थिंक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पे, इन द डिप्लेशन रीजन मतलब अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड की अवक्षय क्षेत्र में होंगे केवल इलेक्ट्रॉन, केवल छेद, इलेक्ट्रॉन छिद्र दोनों, केवल निश्चित आयन। तो बताओ भाई पीएन क्या लिखा, इन द डिप्लेशन रीजन ऑफ अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड देयर आर। क्वेश्चन नंबर 18, सो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि केवल निश्चित आयन होंगे, ओनली फिक्स्ड आयन होंगे, बिकॉज आपको पता होगा कि डिप्लेशन लेयर कंटेंट्स ओनली फिक्स्ड पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस। ठीक है, पॉजिटिव आयंस ऑन एन साइड होते हैं और निगेटिव ऑन पी साइड, मतलब पॉजिटिव आयंस होते हैं वो एन साइड होते हैं और जो निगेटिव होते हैं वो पी साइड पे होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज एन यूनिवर्सल गेट। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे राइट आंसर तो मतलब डी वाला होगा, बिकॉज कि नॉर गेट जो होता है वो कंसीडर एज अ यूनिवर्सल गेट होता है, कंसीडर एज अ यूनिवर्सल गेट। सो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 20 नंबर, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मीन्स आवृत्ति 2 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज की विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। ये किया जाता है आपका आकाश तरंग के संचरण में, इन स्काई वेव प्रोपोगेशन के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। 21 का आंसर आप सभी को करना है और आई थिंक बहुत ईजी भी क्वेश्चन है, बट बताना जरूर इसका आंसर भी। ये भी एग्जाम एमआर वगैरह पे एयरफोर्स पे पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताओ ये वाई ग्रुप वालों के लिए भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, एक दो क्वेश्चन जीएस के आ जाते हैं। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है कितनी होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, मैंने बोल दिया। आगे बढ़ते हैं, चलो कोई बात नहीं। मैंने एक मैथ्स का क्वेश्चन पूछा था ऊपर, मैथ्स का नहीं यही का एक न्यूमेरिकल वाला, तो बताना उसका आंसर। बाकी पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना और टेस्ट लगाओ परीक्षा पे, जितना स्कोर आ रहा हो वो बताओ। एंड थैंक यू, जय हिंद।